रात करीब 9:05 हुए होंगे। सेलम चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर था 11064। छुकू 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 ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल रहे ली। इस ट्रेन में 19 डिब्बे, हजारों यात्री सब अपनी अपनी दुनिया में खोए ले। लेकिन मामा, इन सब के बीच इस ट्रेन में मौजूद है एक ऐसा डिब्बा जिसकी कीमत अक्खी ट्रेन से भी ज्यादा। इस ट्रेन की एक हाई कैपेसिटी पार्सल वैन में भारतीय रिजर्व बैंक के लिए करीब 342 करोड़ रुपये रखे गए हैं। ये पैसे इंडियन ओवरसीज बैंक और दो अन्य प्राइवेट बैंकों से लाए गए हुए फटे पुराने नोट है। आरबीआई ने डिपॉजिट और प्रोसेसिंग के वास्ते चेन्नई ले जा रहे ला। ये पैसे रखे हैं 226 अलग अलग लकड़ी के बॉक्स में। हर बॉक्स पर आरबीआई की सील लगी हुई है। अब इतनी बड़ी रकम तो मामा सिक्योरिटी भी तगड़ी होएंगी ना। करीब 18 मॉडर्न वेपन से लेस अफसर और जवान, आरपीएफ और जीपीआर की जिम्मेदारी। रिकॉर्ड के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर लेवल की निगरानी, सब कुछ अवैध किले की तरह। इब छुकू 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 ट्रेन रफ्तार पकड़ दी 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अंदर यात्री सो रहे ले, गार्ड्स अलर्ट मोड पर, और ऊपर ट्रेन की छत पर कुछ लोग काले लिबास में हैं जिन्हें इस ट्रेन के हर मोड़ की जानकारी, हर स्टेशन का टाइम पता, हर ट्रैक का नजर मालूम। ये कोई आम चोर नहीं है रे, ये है पारधी गैंग। तो मामा, चलती ट्रेन, 18 हथियारबंद जवान, 342 करोड़ रुपये और ऊपर छत पर बैठे कुछ लोग जिन्हें कोई देख नहीं सकता। बस यहीं से शुरू होती है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे हैरान कर देने वाली ट्रेन रॉबरी की कहानी। इस कहानी के 3 बड़े सवाल। पहला ये कि रॉबर्स ट्रेन की छत पर कैसे पहुंचे। दूसरा सवाल, अक्खे हिंदुस्तान में किसी को भनक तक नहीं लगी आरबीआई का इतना बड़ा पैसा इस ट्रेन से जाने वाला है। फिर पारधी गैंग को इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली। और तीसरा, 342 करोड़ का क्या हुआ रे मामा। केम छो, मजा मार रहे मामा। कोई भी बड़ी चोरी अचानक नहीं होती रे। पहले जगह को पढ़ा जाता है, सिस्टम को समझा जाता है और इंसान की आदत को कमजोरी में बदला जाता है। 8 अगस्त 2016 की उस रात जो कुछ हुआ, बेशक वो इतिहास में दर्ज तो हो गया, लेकिन इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग थी और इस प्लानिंग का मास्टरमाइंड था मोहर सिंह पारधी। अपूर्ण ने मास्टरमाइंड का नाम शुरू में ही रिवील कर डाला, तो ये मत समझना कहानी समझ में आ गई ली। आगे इतना सस्पेंस और एक्शन है कि तुम लोग के खोपड़े का तार ढीला हो जाएगा। तो सुनो चच्ची जान, मोहर सिंह पारधी और उसका गिरोह तमिलनाडु अचानक पहुंच नहीं गए ला। वह यहाँ एक हफ्ते से ज्यादा समय से मौजूद था। मकसद एक ही रह की मोहर सिंह और उसके पंटर 8 दिन तक सेलम चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस में बैठे, कभी जनरल कोच में, कभी स्लीपर में, कभी अलग अलग स्टेशन से। भाऊ लोग का मकसद जाप था ट्रेन नहीं, अक्खे सिस्टम को समझने का। ट्रेन किस स्टेशन पर कितनी देर रुकती है, कहाँ स्लो चलती है, कहाँ स्पीड पकड़ती है, किस सेक्शन में मोबाइल नेटवर्क कमजोर होता है, किस इलाके में रात सबसे गहरी होती है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहेला। सबसे अहम बात थी इंजन चेंज पॉइंट। रा दादा, इस ट्रेन का एक खास पैटर्न। आगे ट्रेन इलेक्ट्रिक इंजन से चलती, लेकिन चिन्ह सालेम के बाद इंजन बदला जाता और ट्रेन डीजल इंजन में शिफ्ट हो जाती। यहीं से पारधी गैंग के दिमाग में क्लिक हुआ, क्योंकि उन्हें पता था डीजल सेक्शन में छत पर काम करना काफी हद तक सुरक्षित होता है। चिन्ह सालेम और विरुद्धाचलम के बीच लगभग 138 से 140 किलोमीटर लंबा ट्रैक, कोई ओवरहेड हाई वोल्टेज लाइन नहीं। ट्रेन बिना रुके 45 मिनट से ज्यादा दौड़ती, जंगल, खेत और अंधेरा। ये कोई आम रेलवे सेक्शन नहीं था, ये था एक चलता फिरता अपराध स्थल। रैप पठान रेक की सिर्फ ट्रैक की नहीं हुई, गिरोह ने सिक्योरिटी पैटर्न भी समझ लिया। आरपीएफ और जीआरपी के जवान किधर बैठ रहे ले, कौन कब राउंड करता, कौन ड्यूटी में ढीला, कौन डेड सियाना। इस दौरान पारधी गैंग ने एक बात नोट की, कोई भी जवान पार्सल वैन के अंदर नहीं जाता, बाहर से निगरानी कर रहे ले। और यही सबसे बड़ी कमजोरी बन गए ली। मोहर सिंह को पहले से जानकारी थी आरबीआई का पैसा इसी ट्रेन से जाता। पैसे लकड़ी के बॉक्स में होते, बॉक्स की संख्या 200 से ज्यादा होती, लेकिन सब बॉक्स बराबर भरे नहीं होते। रेकी के दौरान लोडिंग पैटर्न भी समझा लिया गया था। 8 अगस्त की शाम रेकी पूरी हो गई, लोकेशन तय थी, टाइमिंग फाइनल। अब सवाल था कितने लोग छत पर जाएंगे, कौन नीचे पैसा उठाएगा। अब टीम बटी, काम बटा। और फिर ट्रेन में चढ़ते वक्त किसी का भी चेहरा लॉलीपॉप जैसा नहीं था, अरे लल्लन टॉप जैसा था। अब 8 अगस्त 2016 की रात सेलम रेलवे स्टेशन पर एक काम चुपचाप हो गया। इंडियन ओवरसीज बैंक और दो अन्य प्राइवेट बैंकों के इकट्ठा किए गए पुराने कटे फटे नोट एक एक करके लकड़ी के मजबूत बक्सों में भरे गए। टोटल बोले तो 226 बॉक्स थे। हर बॉक्स पर सील कोड और गिनती का रिकॉर्ड। इन बॉक्सों में 100, 500 और 1000 के नोट थे। नए नोट नहीं थे, लेकिन रकम भारी भरकम थी।
इन 226 बक्सों को ट्रेन की जिस बोगी में रखा गया वो कोई आम डिब्बा नहीं था रे, ये था हाई कैपेसिटी पार्सल वैन VPH 08831। लोहे की मोटी छत, बंद दरवाजे, बाहर से सील, अंदर पूरा अंधेरा। इस बोगी को RBI ने खास बुक किया। कागजों में सब कुछ परफेक्ट था और सुरक्षा में 18 हथियारबंद जवान RPF और GRB और असिस्टेंट कमिश्नर बाज की तरह पहरा दे रहे ले। हर रिपोर्ट में लिखा गया केस पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन हर सिस्टम की तरह इस सिस्टम में भी एक ऐसा हिस्सा था जिसे हर किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। दरअसल कोई भी जवान पार्सल वैन के अंदर मौजूद नहीं था। काई को तो सुनो बिड़ो, नियम वही था कि सील बंद होएगा बोगी के अंदर तो किसी को जाने की जरूरत ही नहीं, या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और असली खेला वही हो गएला, परिंदे आ गए बोगी के ऊपर मंडरा रहे। अरे भाऊ, रेलवे का नियम बोलता केस बोगी में है, सील लगा है तो अंदर कोई टेंशन नहीं, बस बाहर सुरक्षा रखो। लेकिन अपराध नियम से नहीं चलता। डेढ़ सियाना मोहर्षि जानता था बाहर का पहरा छत को नहीं देखता पाएगा। जवान नीचे देखेंगे, दाएं बाएं, ऊपर नहीं। अजीब लगता है लेकिन सच यही था। लुटेरों ने छत कोई सुरक्षित जगह माना और धावा बोला, क्योंकि ऊपर कोई कैमरा नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई निगरानी नहीं और नॉन इलेक्ट्रोफाइड सेक्शन में कोई करंट का खतरा नहीं। रात गहरी हो चुकी थी, ट्रेन चिन्न सालेम पार कर चुकी थी। यहीं से इलेक्ट्रिक इंजन हटाया गया और डीजल इंजन लगाया गया। ये वही पल था जिसका इंतजार मोहर्षि कर रहे ला। इलेक्ट्रिक इंजन के साथ छत पर हाई वोल्टेज केबल होता, एक गलती सीधा यमराज के पास। उधर डीजल इंजन सेक्शन में छत पूरी तरह सुरक्षित होती, करंट नहीं होता। यही वजह थी कि डकैत का प्लान इसी सेक्शन के लिए चुना गया। अब ट्रेन की स्पीड 17 किलोमीटर प्रति घंटा, चारों तरफ अंधेरा, लंबा सीधा ट्रैक, 45 मिनट बिना रुके। उधर मोहर्षि और उसके साथी धीरे धीरे छत पर एक्टिव हो गए ले। डकैतों ने गैस या बैटरी से चलने वाला कटर निकाला। धीरे धीरे छत को काटा गया और आवाज कम, स्पार्क कम, काम सटीक। छत को कोई 2 बाई 2 फीट काट डाला। अंदर अक्खे अक्खा आदमी घुस जाए उतना काटा। अब एक डकैत नीचे उतरा, अंधेरा, काला और सन्नाटा। अंदर रखे हुए 226 बॉक्स, इनमें से 4 बॉक्स को खोला। जितना पैसा उठा सकते थे उतना उठा लिया। नोटों के बंडल को कपड़े या बैग में नहीं, चड्डी और लुंगी में लपेटा और ऊपर भेजे गए। आगे चलकर रेलवे ट्रैक के पास दूसरे साथी खड़े थे। चलती ट्रेन से पैसों के बंडल नीचे फेंके गए। इब डकैत छत से कूद गए और अंधेरे में गायब हो गए ले। उधर ट्रेन स्टेशन से फिर से चुकू 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 चल पड़ी। बड़ा कांड हो गया, लेकिन मामा किसी को कुछ मालूम ही नहीं। ट्रेन यार्ड में पहुंच चुकी है, सब कुछ नॉर्मल था, कोई अलर्ट नहीं, कोई शक नहीं। सुबह करीब 11 बजे RBI के अधिकारी बोगी का सील खोलते हैं। एक अधिकारी जैसे ही अंदर घुसा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने छत में एक बड़ा छेद देखा। अधिकारी के मुंह से निकला, लंका लग गई रे बाबा। नीचे देखा तो कुछ बक्से बिखरे पड़े थे, कुछ पैसे भी बिखरे पड़े थे। तुरंत पूरा लावलश्कर आता। पैसों की गिनती होती, 5 करोड़ 78 लाख रुपये गायब। 342 करोड़ की ट्रेन, 18 जवान और चोरी का पता 14 घंटे बाद चलता है। अक्खा रेलवे यार्ड सील कर डाला। रेलवे पुलिस, स्थानीय पुलिस, सीनियर अफसर, RBI के अधिकारी सब मत्था पटकने लगे, क्योंकि सबूत के नाम पर छेद और बिखरे बॉक्स के अलावा कुछ न था। अब सबसे बड़ा सवाल था, इतना पैसा कौन उठा ले गया बिना किसी यात्री और सुरक्षा जवान को पता चले? ये कोई आम चोर नहीं हो सकता। मामला सिर्फ चोरी का नहीं था रे, ये मामला था RBI के पैसों का, देश की आर्थिक सुरक्षा का, सिस्टम की नाकामी का। इसलिए जांच अब CBI को सौंप दी गई। CBI ने जांच शुरू की। रेलवे के हर कर्मचारी से पूछताछ, लोको पायलट, गार्ड, पार्सल क्लर्क, लेकिन सबका जवाब हमें कुछ नहीं पता। वक्त बीतता गया, CBI की फाइलें मोटी होती गई, दर्जनों मीटिंग, अनगिनत नोट्स, लेकिन एक नाम तक नहीं मिला। पूरे 730 दिन बीत गए, यानी 2 साल। मीडिया में केस धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा, लोग भूलने लगे। लेकिन मामा एक गलती ने पूरी कहानी पलट दी। आगे क्या हुआ ये जानने से पहले हमें इस गिरोह के बारे में जानना होगा। मोहर्षि पारधी कोई अचानक बन गया डकैत नहीं था रे। मध्य प्रदेश के गुना जिले से आने वाला ये आदमी पारधी समुदाय से आता, एक ऐसा समुदाय जिसका नाम दशकों से पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज। मोहर्षि डकैती में उस्तादों का उस्ताद, उसके पास लुटेरों की अक्खी टोली थी। इस डकैती को अंजाम देने के बाद सारा पैसा अलग थलग छुपा दिया गया, गांव गांव फैला दिया गया और सारे लुटेरे भी खुद अलग हो गए। लेकिन मामा हर बड़ा अपराधी कोई ना कोई गलती जरूर करता और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुएला। साल था 2018। मध्य प्रदेश पुलिस एक छोटी चोरी के केस में कुछ पारधी युवकों को पकड़ दी है। एक आरोपी ज्यादा देर चुप नहीं रहा, बोला अपुन ने तो साहब अक्खी ट्रेन ही लूट डाली। पहले लगा झूठ बोल रहा होएगा खुद को 30 मार्का दिखाने के वास्ते, लेकिन धीरे धीरे कहानी समझ आ गई। MP पुलिस ने तुरंत CBI को इन्फॉर्म किया। CBI तुरंत MP पहुंची, पूछताछ की। एक नाम बार बार
सामने आने लगा, महर्षि पारदी। 2 साल तक जो नाम फाइलों में नहीं था, अब वही नाम हर पन्ने पर लिखा जाने लगा। सीबीआई ने प्लानिंग के साथ मोहर को उसी के गांव से उठा लिया। पूछताछ में उसने कबूल कर लिया, हाँ उसने ही लूटा है करोड़ों रुपये। उसने अपने साथी के नाम भी बता दिए, ऋषि पारदी, महेश पारदी, कालिया और कृष्णा, लिलिया पारदी, दिनेश, रोहन और कुछ अन्य। टोटल बोले तो 8 से 11 लोग शामिल थे। भारत की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी के किरदार अब सामने आ चुके थे और एक एक कर सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। कुछ पैसे बरामद हुए, कुछ आज भी कहीं दफन हैं। जब इन्हें पूछताछ होती है तो बोलते हैं जो लूटा वो बता दिया। आगे के पैसे हवा में उड़ गए। कोर्ट का फैसला आया और मोहर और उसके साथियों को लंबी कड़ी सजा सुनाई गई। ये कहानी सिर्फ चोरी की नहीं थी रे, ये कहानी थी भरोसे की, सुरक्षा की और चुप्पी की। 342 करोड़ रुपये एक ट्रेन में, बिना सीसीटीवी, बिना छत सुरक्षा, बिना अलार्म। इस केस के बाद पार्सल वैन में सीसीटीवी, सुरक्षा गाइडलाइंस, ट्रैक पेट्रोलिंग सब शुरू हुआ। लेकिन सवाल यह है, अगर ये लूट ना होती तो क्या ये बदलाव होता? इस केस को इतिहास याद रखेगा, भारत की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी के नाम से। चलती ट्रेन की छत काटने वाली लूट, महर्षि पादरी गैंग का कारनामा। तो मामा ये थी पूरी कहानी। आज के लिए बस इतना है। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।